डायमंड के बिना मुझे कुछ समझ में नहीं आता। सॉरी निशा, तुम तो जानती हो मेरे ससुराल में कितने बड़े लोगों का आना जाना रहता है। उनके सामने मैं अपने ससुराल की इज्जत को खराब नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम्हारी ज्वेलरी शॉप में कुछ डायमंड का होगा तो बताना, नहीं तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, सॉरी। अब मैं सोने की रिंग खरीदने जाऊंगी उसकी शॉप पर। ये निशा पीना। जॉन, खाना बन गया हो तो टेबल पर लगा दो जल्दी से। जी मैम, सब लग गया खाना, हम अभी लगा देते हैं। सोनम, बड़ी अच्छी साड़ी पहनी है, कहाँ से ली? मम्मी जी, आपको तो पता है मैं डिजाइनर साड़ी के बगैर कुछ पहनती नहीं हूँ। खोसला की साड़ी है वो। खोसला की कलेक्शन तो काफी महंगी होती है वैसे। अब मम्मी जी, ससुराल के हिसाब से कपड़े तो मेंटेन करने पड़ते हैं ना। होगी कुछ 1 लाख के आसपास। अच्छी है। खाने के टेबल पर अभी तक कोई आया नहीं? घर के नियम सब भूल गए क्या? पापा, बस दर्शन अभी आते होंगे। लीजिए, राज आ गया। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। मिथिला, खाना परोस दो। आप रोज रोज मम्मी जी को क्यों कहते हैं पापा जी? मैं जॉन को बुला देती हूँ। नहीं, मुझे मिथाली के हाथ से परोसा हुआ खाना ही पसंद है। आओ सब लोग बैठ जाओ और नाश्ता कर लो। पूरा दिन तो हम बिजी रहते हैं, बस सुबह रात का वक्त ही मिलता है टेबल पर साथ रहने का। जी पापा जी, ठीक है। सॉरी, मुझे थोड़ी सी देर हो गई पापा। देर रात तक पार्टी में रहोगे तो यही हाल होगा। पापा, क्लाइंट्स के साथ आपको तो पता है उठना बैठना पड़ता है। इतना बड़ा एम्पायर मैंने बिना क्लाइंट्स के तो नहीं चलाया दर्शन। मुझे पता है तुम्हारे कौन से क्लाइंट्स है और कहाँ होते हो तुम। सॉरी पापा। आज रात को मुझे आप सबसे एक जरूरी बात कहनी है, इसलिए रात को खाने के टेबल पर हर किसी का रहना जरूरी है। जी पापा। क्या हुआ? आप सोच रहे हैं इतना बड़ा घर, इतना बड़ा कारोबार किसी फिल्म से कम नहीं लग रहा है। लेकिन मनीष सिंघानिया के पास ये दौलत और शोहरत हमेशा ही नहीं थी। उन्होंने इतनी गरीबी देखी है कि कभी उनके पास 2 वक्त खाने का भी सामान नहीं हुआ करता था। उस वक्त उन्होंने पैसे की कीमत समझी। वो एक दिन में कम से कम 3 नौकरी करते थे, तब जाकर उन्होंने पैसा इकट्ठा कर अपनी पढ़ाई पूरी की है। और आज मोटर्स की इंडस्ट्री में सिंघानिया का नाम आसमान को छू रहा है। तुम्हें क्या लगता है दर्शन, पापा जी को ऐसी क्या बात करनी होगी जो आज सबको टेबल पर हाजिर रहने को कहा है? पता नहीं, कहीं मैंने पार्टीज कुछ ज्यादा तो नहीं कर ली? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात, इतना बड़ा कारोबार है हमारा, शाही ही समझ लो। उसमें पार्टीज करना, खर्चा करना, उठना बैठना आम सी बात है। तुम इन सबको ज्यादा दिमाग पर मत लो। फिर क्या बात हो सकती है? कहीं पापा राज के लिए लड़की तो नहीं देख रहा? अगर ऐसी बात है तो फिर राज के लिए तो किसी बड़े परिवार से रिश्ता आया होगा, तभी पापा जी हम सबको एक साथ बुला रहे हैं। क्योंकि इस घर में शादी करने के लिए कितने सारे क्लाइंट्स अपनी बेटी लेकर तैयार खड़े हैं। हाँ, हो सकता है। देखते राज की लॉटरी किसके साथ लगती है। राज मनीष का छोटा बेटा था, जिसके लिए बहुत समय से मनीष कोई अच्छी सी लड़की देख रहे थे। मनीष ने जब रात को सबको एक साथ हाजिर रहने की बात कही तो सबके मन में यही था कि राज के लिए किसी बड़े घर से रिश्ता आया होगा। लेकिन जब रात को टेबल पर मनीष ने लड़की के बारे में बताया तो सबके होश ही उड़ गए। पापा जी, आप मजाक कर रहे हैं ना? यू मस्ट बी जोकिंग। हमारे सीएम मिश्रा जी की बेटी के साथ आप राज का रिश्ता तय कर रहे हैं। लेकिन पापा, राज के लिए तो कितने अच्छे अच्छे और बड़े घरों से रिश्ते आ रहे हैं। अब मिश्रा जी की बेटी शगुन को क्यों इस घर में लाना चाहते हैं? अब तुम लोग इतने बड़े हो गए कि मुझसे सवाल करोगे? मनीष जी, मैं जानती हूँ आप जो करेंगे सही करेंगे, लेकिन एक बार अगर आप राज से पूछ लेते उसकी मर्जी तो। अगर पापा की मर्जी है तो मैं शगुन से ही शादी करूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तैयार हूँ। दोनों बाप बेटे पागल हो गए। किसी मिडिल क्लास लड़की को इतने बड़े घर की बहू बना रहे हैं। आखिर उसमें ऐसा क्या देख लिया? मुझे पता है इस फैसले पर कई सारे लोगों को हैरानी हो रही होगी, लेकिन मैंने उस लड़की में क्या देखा और मैंने उसे राज के लिए क्यों चुना, वो आप सबको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा। सिंघानिया परिवार की बहू का चुनाव हुआ था, इसलिए कितनी सारी लड़कियों का दिल टूटा था और इतने सारे लोगों की नजरें शगुन पर टिकी थी। जब वो पहली बार सबके सामने आई तब लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगे। सोनम, ये है सिंघानिया खानदान की बहू, लेकिन इसके कपड़े तो देखो जरा, लगता है किसी बाजार से सस्ते में लिए हैं। गॉड नोस कहां से लिए, लेकिन किसी एंगल से सिंघानिया की बहू तो नहीं लग रही है। ये किसी मिडिल क्लास ससुराल की टिपिकल बहू लग रही है। तुम्हें पता है, लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं इसके ससुर जी के पास इतना पैसा है फिर भी ये ऐसे कपड़े पहन कर आई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सारे पैसे मनीष जी ने
बड़े बहू बेटे को दे रखे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे पता है बड़े ससुराल में कैसे रहा जाता है। इन मिडिल क्लास लड़कियों ने कभी इतना पैसा देखा हो तभी ना। खैर मुझे क्या। मनीष सिंघानिया ने किसी भी अफवाह पर, किसी भी ताने पर किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन मिताली को बुरा जरूर लग रहा था कि लोग उसके छोटे बेटे और बहू के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। अगले दिन नाश्ते के टेबल पर, जॉन ब्रेकफास्ट लगा दो जल्दी से, पापा जी आते ही होंगे। भाभी मैंने नाश्ता बना दिया है, अभी लगा देती हूँ। तुमने क्यों नाश्ता बनाया? जॉन है ना खाना बनाने के लिए। भाभी वो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और सारा काम तो यहाँ बाकी हेल्पर्स करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं सबके लिए नाश्ता बना दूं। किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा कि पापा जी के पास इतना पैसा है और बहू खुद खाना बनाती फिर रही है। क्या हो रहा है सुबह सुबह? देखिए ना पापा जी, शगुन सुबह से रसोई में पहुंच गई और सबके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया। तो ये अच्छी बात है या बुरी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। सोनम, अगर शगुन ने अपने हाथों से नाश्ता बनाया तो अच्छी बात है ना। तुम्हारे आने से पहले मैं भी तो खुद नाश्ता बनाया करती थी। वाह, आज खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मैंने आज आलू की पराठे, सैंडविच और मूंग दाल का सलाद भी बनाया है, लीजिए ना पापा जी। थैंक यू बेटा। ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा बना। अगर आप सबको अच्छा लगे तो मैं रोज ही नाश्ता बना दिया करूं कल से। इसके साथ साथ अपना टिफिन भी बना दूंगी। एक मिनट, टिफिन किस चीज का? वो भाभी मैं जॉब करती हूँ ना फार्मा कंपनी में, मुझे 10 बजे जाना होता है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं शाम को 7 बजे तक आ जाती हूँ। तुम शादी के बाद भी जॉब करोगी? जी माँ जी, मैंने पापा जी से पहले ही कहा था मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकती हूँ। लेकिन शगुन, तुम सिंघानिया इंडस्ट्री को छोड़कर कहीं बाहर जॉब करोगी तो क्या? अगर शगुन काम करना चाहती है तो वो कर सकती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अरे लेकिन हमारे परिवार की बहू कहीं और काम करे, ये कैसा लगेगा? माँ जी, मैंने ये जॉब बड़े मेहनत से हासिल की है और अभी अभी कुछ महीने पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन तो ऐसे कह रही है जैसे 10-15 हजार में ये चांद पर चली जाएगी। भाभी मेरी सैलरी 10-15 हजार नहीं है, मैं अच्छा खासा कमा लेती हूँ। और मैं यकीन से कह सकती हूँ तुम्हारी सैलरी जॉन से तो कम ही होगी। सोनम ने सबके सामने शगुन की बेइज्जती कर दी, जिससे शगुन को काफी बुरा लगा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने अपना फैसला नहीं बदला। उसने अपनी जॉब को चालू रखा, लेकिन घर की जंग को जीतने के बाद उसे पता था कि बाहर की दुनिया भी उसे जज करना शुरू करने वाली है। अच्छा, आप सबको मैंने काम समझा दिया है, ये फाइल मुझे जितनी जल्दी हो सके दे दीजिए। लगता है ससुर जी ने शगुन मैम को अपनाया नहीं, इसीलिए शादी के कुछ दिनों बाद भी यहाँ ऑफिस में आ गई है पैसे कमाने। और नहीं तो क्या, अगर मेरे ससुर जी के पास इतने पैसे होते तो मैं तो घर पर बैठकर हुक्म चलाती बस। आपको यहाँ काम करने के पैसे मिलते हैं, बातें करने के नहीं। प्लीज सब लोग अपने काम पर ध्यान दीजिए। शाही परिवार की मिडिल क्लास बहू को लगता है बुरा लग गया। शगुन ने ऑफिस वालों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम करती रही। शाम को घर लौटते वक्त वो घर के पास वाली सब्जी मार्केट में रुक गई थी, क्योंकि उसने आज सोचा था कि आज सबके लिए कुछ स्पेशल खाना बनाएगी। भैया, ये पालक कितने रुपए की दी आपने? ये 50 रुपए किलो की है भाभी। भैया, आप क्या सोने के भाव बेच रहे हैं सब्जी? बाहर तो ये 20 की मिलती है और यहाँ आप 50 की कह रहे हैं। और आपके लिए क्या महंगा क्या सस्ता भाभी जी? क्या मतलब है आपका? क्यों हमें महंगा नहीं लग सकता? अरे हम जानते हैं आप मनीष सिंघानिया जी की बहू है ना, उनके लिए क्या सस्ता क्या महंगा, लेकर जाइए आप। लो, अब इसे भी पता है कि मेरे ससुर जी के पास बहुत पैसा है। ये सब लोग मेरे पीछे ही पड़ गए, मुझे लेनी ही नहीं सब्जी से। अरे क्या हुआ भाभी जी? नहीं भैया, मुझे इतनी महंगी सब्जी नहीं चाहिए, आप ही रखिए अपनी सब्जी आपके पास। शगुन को रोज ये याद दिलाया जाता कि वो किसी बड़े शाही परिवार की बहू है। यही नहीं, कितने ही लोग उसे कभी उसके पहनावे पर, कभी उसके मोल भाव करने पर, तो कभी उसके मिलने जुलने पर भी सवाल उठा दिया करते थे। बाकी लोगों का तो ठीक था, लेकिन अब उसकी खुद की सहेलियां भी उसे उसी नजर से देखने लगी थी। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई थोड़ी, वो बस मिल ही नहीं रही थी। तू बस से आई? ओह माय गॉड। हाँ, वैसे भी तो मैं बस से ही आती थी ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तू मजाक कर रही है ना, सच बता। मैं क्यों मजाक करने लगी और तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तेरे ससुर जी मनीष सिंघानिया है और तू बस से आई, उनकी खुद की मोटर्स की इंडस्ट्री है। हाँ, तो क्या हुआ? अगर मेरे ससुराल वालों के पास पैसा है तो क्या? इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं हवाई जहाज लेकर घूमूंगी।
मुझे लगता है तेरे ससुराल वाले तुझे पसंद नहीं करते। तुम लोगों को क्या हो गया है? ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही हो। मेरे ससुराल में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काजल, मुझे लगता है इसकी खुद की मिडिल क्लास हरकतों की वजह से इसके ससुराल वाले से भाव नहीं देते होंगे। तूने इसकी जेठानी को देखा है? कैसे शान से घूमती है, डिजाइनर कपड़े पहनती है, और इसे देख, किसी एंगल से लग रही है कि ये किसी शाही परिवार की बहू है। अपनी सहेलियों की बातें सुनकर शगुन वहां से उठकर चली जाती है। बड़े घर की मिडिल क्लास बहू का जैसे ठप्पा सा लग गया था उसपे, जो हर जगह उसका पीछा कर रहा था। अब तो शगुन को भी लगने लगा था कि कहीं वो कुछ गलत तो नहीं कर रही। मम्मी जी, ये साड़ी मैंने स्पेशली आपके लिए बनवाई है, बनारसी सिल्क की। देखिए कैसी लग रही है आपको? बहुत सुंदर है सच में। भाभी, ये साड़ी कितने की होगी? जितनी तुम्हारी 3 महीने की सैलरी है उतने की। इतनी महंगी साड़ी हमें पहनी बस 10-12 बार है। फिर क्या कहा तुमने? 10-12 बार? मैं सिर्फ एक बार ही कोई साड़ी पहनती हूँ, उसके बाद कभी नहीं पहनती। क्या? फिर इतनी महंगी साड़ी का कोई मतलब ही नहीं है भाभी। ये तुम्हारी मिडिल क्लास सोच में बैठने नहीं वाला शगुन, इसलिए तुम इस बात को छोड़ी दो। तुम्हें पता है तुम्हारे पीठ पीछे लोग क्या क्या बातें करते हैं तुम्हारे बारे में? कहते हैं इतने बड़े परिवार की बहू होकर कपड़े भी ढंग के नहीं है इसके पास, शायद ससुराल वालों ने इसे अपनाया नहीं है। तुम्हारे साथ साथ हमारा भी नाम बदनाम हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है सोनम, तुम्हारे महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियों में घूमना, महंगी जगहों पर जाना, ये सब तुम्हें हाई क्लास बनाता है? मम्मी जी, आप मुझे कह रही हैं? मुझे लगा था आप शगुन को समझाने वाली हैं। शगुन को क्या समझाना है सोनम, जरा बताना। मनीष के आने से बात और ज्यादा बड़ी होती नजर आ रही थी। देखते ही देखते घर के बाकी लोग भी वहां पहुंच गए और घर का सारा स्टाफ भी जमा हो गया। पापा जी, आप खुद ही देखिए, ये मिडिल क्लास नहीं है तो क्या है? और दर्शन, बोलो ना तुम कुछ। पापा, सोनम के कहने का मतलब है शगुन इस घर के हिसाब से। दर्शन, ये बताओ ये घर किसने खरीदा है? आपने पापा। इंडस्ट्री की नींव किसने रखी है? इसमें तो कोई शक ही नहीं है पापा, आपने ही इसकी शुरुआत की है, आपका ही पैसा लगा हुआ है इसमें। फिर तुम लोग शाही या पैसे वाले कैसे बन गए हो? पैसे कमाए मैंने है, मेहनत मैंने की है, गरीबी की जिंदगी मैंने देखी है, भूख को मैंने सहन किया है, 3-3 नौकरियां करके एक एक पैसा मैंने जमा किया है, और तुम लोग बिना मेहनत किए हाई क्लास बन गए। मनीष की कही गई एक एक बात सिंघानिया मेंशन में गूंज रही थी। सोनम जो हर बात पर हाई क्लास होने का घमंड जताती रहती थी, आज उसकी आवाज दब सी गई थी। दर्शन और राज को एहसास हुआ कि उन्होंने जिंदगी में आज तक जितना भी सुख भोगा है वो बस इसलिए कि उसके पिता अमीर है, ना कि वो खुद। सोनम बहू, मनीष जी के पिता ने उनके लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं छोड़ी थी, इसके बाद भी उन्होंने इतना कुछ बनाया है अपनी मेहनत से। लेकिन मनीष जी यही चाहते हैं कि तुम लोगों को भी एहसास हो कि मेहनत से कमाया पैसा ही अपना और सच्चा होता है। मैंने शगुन को इस घर की छोटी बहू पसंद किया क्योंकि उसमें अपने पैरों पर खड़ा होने की क्षमता है। उसने इतने बड़े घर में शादी करने के बाद भी जॉब नहीं छोड़ी, कहीं भी मेरा नाम का उपयोग नहीं किया, अपने दम पर मेहनत करके आगे बढ़ती रही, जो कि मैं तुम तीनों को भी सिखाना चाहता था। शगुन मिडिल क्लास है क्योंकि उसकी कमाई उतनी है। तुम लोग जिस पैसे को जाया कर रहे हो वो मनीष जी ने कमाया है, ना कि तुम तीनों ने। जब तुम तीनों कमाने लगो उतना तब शाही तरीके से जीना, अभी तो तुम शगुन से भी कम हो। जीवन के कुछ सबक बेहद कड़वे होते हैं, लेकिन उन्हें जब तक ना सीखा जाए तब तक अकल नहीं आती। सोनम, राज और दर्शन अगले दिन से खुद भी मिडिल क्लास की तरह ही काम करने लगते हैं और कमाने लगते हैं। माँ जी, मुझे तो बस शॉपिंग करना और कपड़े खरीदना ही आता है, मैं कैसे पैसे कमाऊं? इसके तो शौक भी शाही है शगुन बहू। भाभी, आप ही ने कहा था ना, आप एक साड़ी एक बार ही पहनती हैं, तो आप अपनी साड़ियां रेंट पर क्यों नहीं लगा देती? आजकल ऐसे बिजनेस काफी चलने लगे हैं, इससे आपकी इनकम भी हो जाएगी और आप बिजनेस वुमन भी बन जाएंगी। अरे वाह, ये तो बेस्ट आइडिया है। मैं अभी अपने किटी के ग्रुप में साड़ियों को डाल देती हूँ। जगन, वो जो मैंने जूस बनाया है वो लेकर आना मम्मी जी के लिए। ये जगन कौन है? हम है, हमारा नाम ही जगन है। यहाँ काम करना था तो अपना नाम जॉन रख दिया। वो क्या ना, जगन नाम मिडिल क्लास लगता है ना। फिर तो मैं अपना नाम मिथ्स रख लेती हूँ।
दोपहर का वक्त था। नेहा रसोई में बर्तन साफ कर रही थी। मीना बाहर कपड़े सुखा रही थी। नेहा सुनो जरा। जी माँ जी, क्या हुआ? आज शाम को मामा जी और मौसी जी आने वाले हैं। गुड्डी को भी लाएंगे साथ में, तो खीर बना लो शाम तक। जी माँ जी, जरूर बनाऊंगी। कितने लोग आएंगे कुल मिलाकर? बस मामा जी, मौसी जी और गुड्डी, हम सब मिलाकर 7-8 लोग हो जाएंगे। ठीक है माँ जी, तो मैं अभी चावल भिगो देती हूँ। शारदा रसोई में आई और अलमारी खोली। लो ये चावल लो, इतने में हो जाएगी खीर। माँ जी, इतने कम चावल में 7-8 लोगों की खीर बनेगी? अरे बनेगी, खीर में चावल कम ही डालते हैं, ज्यादा डालोगी तो खीर गाढ़ी हो जाएगी। जी माँ जी। मीना अंदर आ गई। भाभी क्या बना रही हो? माँ जी ने बोला है खीर बनानी है, मामा जी आने वाले हैं शाम को। अच्छा, तो मैं भी हाथ बटाऊं? नहीं नहीं, 2 लोगों की जरूरत नहीं है, नेहा बना लेगी, तुम बाहर जाओ। ठीक है भाभी, बुलाना अगर जरूरत हो। नेहा ने दूध गैस पर चढ़ाया और चावल डाले। माँ जी, ड्राई फ्रूट्स निकाल दीजिए, बादाम काजू डालने हैं खीर में। हाँ हाँ देती हूँ, रुको। शारदा ने अलमारी से बादाम का डिब्बा निकाला और 5 बादाम गिनकर नेहा के हाथ में दिए। माँ जी, बस 5 बादाम? हाँ, इतने काफी हैं। माँ जी, 7-8 लोगों की खीर है, थोड़े और दे दीजिए ना। अरे नेहा, बादाम सजावट के लिए होता है, खाने के लिए नहीं। ऊपर से थोड़े थोड़े डाल देना, हर कटोरी में दिख जाएंगे। सजावट के लिए? भगवान। नेहा चुपचाप खीर बनाती रही। तभी मीना चाय लेकर आई। भाभी, कितने बादाम दिए माँ जी ने? 5। 5 पूरे 7 लोगों के लिए? चुप रहो, सुन लेंगी। उधर खीर बनती रही। शारदा बीच बीच में आकर देखती रही। नेहा, चीनी ज्यादा मत डालना, मामा जी को शुगर है। जी माँ जी। और गैस धीमी रखो, तेज गैस पर दूध जल जाता है। जी माँ जी, धीमी ही है। और हाँ, इलायची डालनी है तो मुझसे पूछ लेना, मैं बताऊंगी कितनी डालनी है। इलायची भी इनसे पूछ के डालनी है? थोड़ी देर बाद नेहा ने इलायची निकाली। माँ जी, इलायची डालूं अब? लाओ, मैं डालती हूँ, तुम हटो। शारदा ने एक इलायची तोड़कर डाली। माँ जी, एक ही? हाँ, एक काफी है, ज्यादा इलायची से खीर कड़वी हो जाती है। बादाम 5, इलायची 1, भगवान जाने काजू कितने मिलेंगे। नेहा ने हिम्मत करके पूछा। माँ जी, काजू भी डालने हैं ना खीर में? काजू? अरे काजू बहुत महंगे हो गए हैं आजकल, बादाम ही काफी है। जी माँ जी। शाम को मामा जी, मौसी जी और गुड्डी आ गए। अरे शारदा, कैसी है बेटा? अरे मामा जी, आइए आइए, बहुत अच्छा लगा आप आए। अरे बहुएं कहाँ हैं, दिखाओ जरा। आती है, नेहा खीर बना रही है रसोई में। वाह वाह, खीर बनाई है, बहुत अच्छा। नेहा खीर लेकर आई, सबको परोसा। अरे वाह, खीर तो बहुत अच्छी लग रही है। भाभी, बादाम और डालो ना खीर में। वो कुछ बोलने से पहले ही शारदा बोल पड़ी। अरे गुड्डी, बादाम तो डाले हैं, दिख नहीं रहे क्या? बस थोड़े थोड़े डाले हैं, कटरान है ना, ऐसी लिए मिक्स हो गई। ओह। रात को मीना और नेहा कमरे में बात कर रही थी। भाभी, गुड्डी दीदी ने सही बोला, बादाम कम थे। हाँ यार, पर क्या करें, माँ जी रसोई में, माँ जी का ही राज है, हम कुछ बोल नहीं सकते। यार भाभी, ऐसे रोज ही होता है, कुछ भी डालो माँ जी से पूछो, नमक कितना, चीनी कितनी, इलायची कितनी। हाँ मीना, 40 साल से इन्होंने ये रसोई संभाली है, इनके हिसाब से ये इनका राज है, हम तो बस काम करने वाले हैं। भाभी, ये तो बस शुरुआत है। अगले दिन सुबह का वक्त था। नेहा रसोई में नाश्ता बना रही थी, मीना चाय बना रही थी। नेहा, आज पराठे बनाओ, मामा जी रुके हैं ना रात को। जी माँ जी, बना देती हूँ। आलू के बनाऊं? हाँ, पर घी कम डालना, ज्यादा घी से पराठे भारी हो जाते हैं। जी माँ जी। और आटा मैं निकाल के दूंगी, तुम खुद मत निकालना। हे भगवान, आटा भी इनसे लेना पड़ेगा, तो रोटी भी बता दे कितनी खानी है। शारदा ने आटा निकाला और नेहा को दिया। माँ जी, इतने कम आटे में सबके पराठे बनेंगे? बनेंगे बनेंगे, एक एक पराठा बड़ा बनाना, 2-2 मत बनाना सबके लिए। एक पराठे में मामा जी का पेट भरेगा? पेट तो देखो उनका, 5-6 पराठे तो उसी पेट में समा जाएंगे। तभी सावित्री पड़ोसन बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आ गई। अरे शारदा जी, नमस्ते, कैसी हो? अरे सावित्री, आओ आओ बैठो। अरे क्या बना रही है बहुएं, बड़ी अच्छी महक आ रही है। पराठे बन रहे हैं, मामा जी आए हुए हैं। वाह नेहा बेटा, पराठे बना रही हो, एक हमें भी दे दो। जी चाची जी, जरूर। सावित्री सोफे पर बैठ गई। मीना चाय लेकर आई। चाची जी, चाय लीजिए। अरे वाह मीना बेटा, बहुत अच्छी हो तुम।
सावित्री ने चाय पी और आराम से टीवी का रिमोट उठा लिया। शारदा जी, जरा टीवी देखना था, कल हमारा टीवी खराब हो गया। हाँ हाँ देखो। मीना ने नेहा को देखा। भाभी, चाची जी ने रिमोट उठा लिया। हाँ यार, रोज का यही किस्सा है, इनके घर में टीवी नहीं है तो हमारे घर में आकर देखते हैं। और माँ जी भी कुछ नहीं बोलती। माँ जी ने ही तो इनको सर पर चढ़ा रखा है, जब देखो तब कोई ना कोई पड़ोसी सर उठा के चला आता है। कभी कोई पानी मांगता है तो किसी के घर में टीवी खराब हो जाए तो हमारे घर में आके टीवी देखता है। किसी को पराठे भी खाने होते हैं तो हमारे घर के पराठे खाता है। हमारे घर में हमारी कोई प्राइवेसी ही नहीं है, जब देखो तब कोई ना कोई आ जाता है। ना कुछ बोल सकते हैं ना कह सकते हैं, माँ जी के आगे क्या कह सकते हैं, चुप रहो बस। पराठे बन गए, सब खाने बैठे, सावित्री भी साथ बैठ गई। अरे वाह, बहुत अच्छे पराठे बने हैं नेहा बेटा। शुक्रिया मामा जी। हाँ बेटा, हाथ बहुत अच्छा है तुम्हारा। सच में बहुत स्वादिष्ट है, एक और दो ना नेहा। नेहा उठने लगी तो शारदा बोली, अरे पहले ही ज्यादा बनाना था ना बेटा, अब क्या जाएगी फिर बनाएगी, उतने में तो सबकी भूख खत्म हो जाएगी। रहने दे, आगे से ध्यान रखना। खाना खत्म होने के बाद मीना सोफे पर बैठ गई। मीना, जरा ठीक से बैठो। जी माँ जी, क्या हुआ? अरे ऐसे पैर फैलाकर मत बैठो, कोई भी आ जाए अचानक तो अच्छा नहीं लगता, बहू हो घर की। जी माँ जी। बेचारी बस बैठी थी। मीना उठकर कमरे में चली गई। शाम को रमेश और सुरेश दफ्तर से आए। अरे मामा जी, कब आए? बहुत अच्छा लगा। कल शाम को आए बेटा। मौसी जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ बेटा, तुम सुनाओ। तभी दरवाजा खुला और सावित्री का बेटा विक्की अंदर आ गया। आंटी जी नमस्ते, माँ यहाँ है क्या? हाँ बेटा, अंदर है, बैठो। आंटी, आज इंडिया का मैच है, यहाँ देख ले क्या? आपका टीवी बड़ा है तो देखने में मजा आएगा। ये भी आ गया अब। हाँ हाँ देखो बेटा। विक्की ने रिमोट उठाया और मैच लगा दिया। यार, हम अपने घर में मैच नहीं देख सकते क्या? माँ जी ने बोल दिया, देखो अब क्या करें। रात को नेहा और मीना कमरे में बैठी थी। मीना, आज कितने लोग आए? सावित्री चाची, विक्की, मामा जी, मौसी जी। भाभी, रोज ऐसे ही होता है, कोई ना कोई आता रहता है, प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं है इस घर में। हाँ यार, और माँ जी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आए बैठ जाए, टीवी देखे, खाना खाए। डाइनिंग पे बैठ के खाना खाओ तो कोई ना कोई आ जाता है, कभी उन्हें पानी तो कभी चाय बनाओ, शांति से खाना भी नहीं खा सकते। भाभी, मुझे तो अब अपने कमरे में ही रहना अच्छा लगता है, बाहर आओ तो कोई ना कोई मिल जाता है। हाँ मीना, पर कमरे में भी कब तक बैठे रहे, खाना पीना तो बाहर ही है। भाभी, एक काम करते हैं, कुछ सामान कमरे में ही रख लेते हैं, बिस्किट नमकीन जो भी हो। हाँ यार, यही ठीक रहेगा, कम से कम शाम की चाय तो चैन से पी सकेंगे। भाभी, अपने ही घर में छुप छुप के खाना पड़ेगा हमें। यार, ये घर है या धर्मशाला, समझ नहीं आता। अगले दिन सुबह नेहा और मीना ने कमरे में बिस्किट और नमकीन रख लिए थे। भाभी देखो, मैंने कल रात को ही रख लिया, चाय के साथ खाएंगे। अच्छा किया यार, चलो आज शाम को चैन से बैठेंगे कमरे में। दोपहर को नेहा रसोई में खाना बना रही थी। नेहा, आज दाल में तड़का मैं लगाऊंगी, तुम बस दाल उबाल दो। जी माँ जी, पर मैं लगा देती हूँ, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, तड़के का हाथ सबका अलग होता है, मेरे हाथ का तड़का अलग ही स्वाद देता है, तुम बस दाल उबालो। तड़का भी इन्हीं का, चावल भी इन्हीं का, रसोई में हम बस इनके हुक्म के गुलाम हैं। तभी दरवाजा खुला और कमला मौसी जी अंदर आ गई। अरे शारदा, हम तो कल जाने वाले थे पर मोतीराम जी का मन नहीं था, एक दिन और रुक गए। अरे बहुत अच्छा किया, रुको रुको, जल्दी क्या है? नेहा ने मीना को देखा। एक दिन और? भाभी, माँ जी ने पूछा भी नहीं हमसे। उन्होंने हमसे कभी कुछ पूछा है जो आज पूछेंगे? उन्होंने हमेशा अपना हुकूमत, अपना राज चलाया है, जो आज भी वही कर रही हैं। शाम को खाना बनने के बाद नेहा और मीना कमरे में आ गई। भाभी, चाय बनाओ, बिस्किट है, चैन से बैठते हैं। और सुनो, मैंने ऑनलाइन आज पास्ता और मोमोज मंगवाए हैं, मिल बैठ के यही कमरे में खाएंगे। सच में मीना, बरसों हो गए मोमोज खाए, अभी तो मासी जी घर में घुसने भी नहीं देती मोमोज को। तभी तो अब अपने कमरे में है तो जो मर्जी वही खाएंगे, अब कमरा तो हमारा है ना, रसोई उनकी है तो। सही कहा तुमने, अब मैं तुम्हारे भैया से भी यही बोलूंगी। हाँ यार, बाहर तो धर्मशाला है। तभी शारदा ने कमरे का दरवाजा खटखटाया। नेहा, मीना, बाहर आ जाओ, मामा जी बैठे हैं अकेले। जी माँ जी, आती हूँ। और ये कमरे में क्या खा रही हो? बाहर डाइनिंग पर बैठकर ही खाया जाता है नहीं क्या? माँ जी, बस चाय पी रहे थे। चाय भी बाहर पियो, कमरे में खाने पीने की क्या जरूरत है, लोग क्या सोचेंगे? लोग, हर बात में लोग।
रात को खाना खाते वक्त सब डाइनिंग पर बैठे थे, तभी विक्की फिर आ गया। आंटी जी नमस्ते, आज फिर मैच है, देख लें क्या? रोज आ जाता है ये। हाँ बेटा आ जाओ। विक्की अंदर आया और सोफे पर बैठ गया। रमेश और सुरेश खाना खाकर उठने लगे। यार अपने घर में चैन नहीं है। हाँ जी, हर रोज का यही हाल है। एक काम करो ना, एक छोटा सा टीवी नया ले आओ और अपने बेडरूम में लगा दो तो कोई बोलने वाला भी नहीं होगा। अगले दिन सुबह मामा जी और मौसी जी जाने लगे। अरे शारदा, बहुत अच्छा रहा, बहुएं बहुत अच्छी है तुम्हारी। हाँ हाँ, काम तो करती हैं। नेहा बेटा, खीर बहुत अच्छी बनाई थी तुमने। शुक्रिया। मामा जी के जाने के बाद घर थोड़ा शांत हुआ। नेहा और मीना रसोई साफ कर रही थी। भाभी चलो अब थोड़ा चैन मिलेगा। हाँ यार, 2 दिन में थक गई हूँ, कभी कुछ लगा ही रहता था। तभी दरवाजा खुला और सावित्री फिर आ गई। अरे शारदा जी, मामा जी चले गए क्या? हाँ हाँ, अभी अभी गए हैं। अच्छा, वैसे शारदा जी आज क्या बना है खाने में? बड़ी अच्छी महक आ रही है। दाल चावल बना है। अरे वाह, थोड़ी दाल दे दो ना, घर में कुछ बनाया नहीं आज, मेरी बहू मायके गई हुई है। नेहा और मीना ने फिर एक दूसरे को देखा। भाभी दाल भी? चुप रहो यार। हाँ हाँ, नेहा दे दो सावित्री को दाल। पूरे दिन खटती हूँ और दाल पड़ोसन को दे दो, ये भी नहीं सोचती कि हमारे लिए कुछ बचा कि नहीं। शाम को नेहा ने रमेश से बात की। सुनो, आज बाहर से कुछ मंगवाओ खाने के लिए, मन नहीं है रसोई में जाने का। क्यों, क्या हुआ? 2 दिन से लगातार खट रही हूँ, थक गई हूँ, बस आज चैन से खाना है। ठीक है, पिज्जा मंगवाता हूँ। नहीं, माँ जी को पता चलेगा तो बुरा लगेगा, चुपचाप कमरे में खाएंगे। अपने घर में चोरी से खाना? हाँ यार, यही हाल है। रात को मीना और सुरेश भी कमरे में बैठे थे। मीना, आज बाहर से कुछ मंगवाएं? हाँ जी, भाभी ने भी मंगवाया है, हम भी मंगवा लेते हैं। पर माँ को पता चला तो? धीरे धीरे खाएंगे, कमरे का दरवाजा बंद रखेंगे। दोनों हंस पड़े। यार मीना, अपने ही घर में ऐसे रहना पड़ता है। जी, पर क्या करें, माँ जी की रसोई में उनका राज है, घर में उनकी मर्जी है, हम तो बस यहाँ रहते हैं बस। अब उस घर में यही सिलसिला शुरू हो चुका था। दोनों बेटे और दोनों बहुएं कुछ भी मंगवाना होता बाहर से मंगवाते और अपना कमरा बंद करके खाते। एक दिन शारदा ने देखा कि नेहा और मीना देर से बाहर आई है। क्या बात है, आज इतनी देर से उठी हो दोनों? माँ जी, रात को नींद नहीं आई, थोड़ी देर हो गई। थकान तो होती है, पर घर का काम तो करना पड़ेगा ना। चलो रसोई में आओ। रोज सुबह यही शुरू हो जाता है। रसोई में नेहा आटा गूंदने लगती है। नेहा, आटे में पानी कम डालना, ज्यादा पानी से रोटी अच्छी नहीं बनती। जी माँ जी। और घी डिब्बे से मैं निकालूंगी, तुम खुद मत निकालना। घी भी इन्हीं से लेना पड़ेगा, नमक भी इन्हीं से, आटा भी इन्हीं से। मीना ने चाय बनाई और शारदा को दी। मीना, चाय में अदरक कम है। जी माँ जी, अगली बार ज्यादा डालूंगी। अगली बार नहीं, अभी बनाओ दोबारा, मामा जी के जाने के बाद से मेरा गला खराब है। बहुत अच्छा हुआ। तभी दरवाजा खुला और सावित्री फिर आ गई। शारदा जी नमस्ते, आज क्या बना है? अरे सावित्री, आओ बैठो, आज आलू की सब्जी और रोटी बन रही है। अरे वाह, आलू की सब्जी बहुत अच्छी बनाती है आपकी बहुएं, थोड़ी हमें भी दे देना। रोज कुछ न कुछ मांग के जाती है। हाँ हाँ, दे देंगे। सावित्री सोफे पर बैठ गई और टीवी का रिमोट उठा लिया। शारदा जी, जरा न्यूज देखनी थी। नेहा रसोई से ये सब देखती रही। दोपहर को खाना खाने के बाद मीना सोफे पर लेट गई। मीना, ये क्या तरीका है, सोफे पर लेट गई? माँ जी, थोड़ी थकान थी, बस लेटी थी। अरे बहू हो घर की, कोई भी आ जाए तो क्या सोचेगा, ढंग से बैठो। जी माँ जी। मीना उठकर सीधी बैठ गई, पर मन ही मन बहुत परेशान थी। शाम को नेहा ने रमेश से कहा, सुनो, आज फिर बाहर से कुछ मंगवाओ। जो सुबह आलू की सब्जी बनाई थी वो तो सावित्री आंटी ले गई। हाँ ठीक है, पर माँ को पता चला तो? कमरे में खाएंगे दरवाजा बंद करके। तभी शारदा कमरे के पास से गुजर रही थी। रात का वक्त था। नेहा और मीना कमरे में बैठी थी। मीना ने बाहर से मोमोज मंगवाए थे और नेहा ने चाय बनाई थी। हाँ भाभी, अपने कमरे में बैठो तो कम से कम चैन तो है, बाहर तो कब कौन आ जाए पता नहीं। हाँ यार, यहाँ कोई टोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, बस हम दोनों और हमारा खाना। दोनों हंसने लगी। तभी दरवाजा खुला और शारदा अंदर आ गई। ये क्या हो रहा है यहाँ? नेहा और मीना एकदम चुप हो गई। कमरे में बैठकर खाना खा रही हो, बाहर डाइनिंग पर बैठकर नहीं खाया जाता क्या? माँ जी, बस थोड़ी चाय पी रहे थे। चाय? और ये मोमोज कहाँ से आए, बाहर से मंगवाए हैं? जी माँ जी। घर में खाना बना है और बाहर से मंगवा रही हो, ये कौन सी बात हुई?
माँ जी बस मन था तो मंगवा लिया। मन था तो मंगवा लिया? अरे घर में रहती हो, घर का खाना खाओ, ये कमरे में बंद होकर बाहर का खाना खाना अच्छा नहीं लगता। शारदा वापस जाने लगी तो नेहा ने ठान लिया। माँ जी रुकिए। क्या है? माँ जी एक बात कहनी थी, अगर बुरा ना लगे तो। बोलो। माँ जी हम कमरे में इसलिए नहीं बैठते क्योंकि हमें घर का खाना पसंद नहीं है। हम कमरे में इसलिए बैठते हैं क्योंकि बाहर हमें चैन नहीं मिलता। मतलब ये है माँ जी कि जब भी हम बाहर बैठते हैं कोई ना कोई आ जाता है। कभी किसी को टीवी देखनी होती है, कभी किसी को खाना चाहिए, कभी कोई पानी मांगता है। हम 2 मिनट चैन से नहीं बैठ सकते। तो इसमें क्या हुआ? घर में लोग आते हैं, ये अच्छी बात है। माँ जी अच्छी बात है, पर हमारा भी तो कोई वक्त होता है ना। हम सुबह से रात तक काम करते हैं, थोड़ा चैन से बैठना चाहते हैं तो कोई ना कोई आ जाता है। अरे बहुए हो घर की, मेहमानों का ख्याल रखना पड़ता है। माँ जी मेहमानों का ख्याल रखते हैं, पर माँ जी वो मेहमान नहीं है, वो रोज आते हैं, बिना बताए आते हैं, हमारा रिमोट उठा लेते हैं, हमारा खाना मांग लेते हैं। तभी रमेश और सुरेश भी आवाजें सुनकर बाहर आ गए। क्या हुआ? देखो अपनी बीवियों को, कमरे में बंद होकर बाहर का खाना खा रही थी और अब मुझे ही जवाब दे रही है। माँ नेहा ने क्या कहा? कह रही है कि घर में लोग आते हैं तो इन्हें तकलीफ होती है। माँ तकलीफ नहीं है, पर माँ सच में घर में कभी चैन नहीं होता, हम खुद भी थक गए हैं। तुम भी इनकी तरफ हो? माँ ये तरफ लेने की बात नहीं है, पर सच की बात है ये। आज मैं दफ्तर से थका हुआ आया था, बस मैच देखना था, पर विक्की बैठा था हमारे टीवी पर और मीना ने मुझे बताया कि खाना खाते वक्त उठकर विक्की को पानी देना पड़ा, तब तक खाना ठंडा हो गया। शारदा एक पल के लिए चुप हो गई। पर मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि ये सब तुम्हें बुरा लगता है। माँ जी बुरा नहीं लगता, पर हमारी भी कोई जिंदगी है ना। रसोई में आपका राज है, हम मानते हैं घर में आपकी मर्जी है, हम मानते हैं, पर माँ जी कम से कम अपना कमरा तो अपना हो। शारदा की आंखें भर आईं। मैंने 40 साल इस घर को संभाला है, मुझे लगा मैं सही कर रही हूँ। माँ जी आपने सही किया, आपने बहुत कुछ किया इस घर के लिए, पर अब हम भी है ना, हम भी इस घर को संभालना चाहते हैं, बस थोड़ी जगह दीजिए हमें। शारदा काफी देर चुप रही, कमरे में सन्नाटा था। ठीक है, अब से सावित्री को रोज नहीं आने दूंगी, विक्की को भी बोल दूंगी पहले से पूछ कर आए। माँ जी आप इतनी जल्दी मान गई? और रसोई में भी अब तुम दोनों अपने हिसाब से बनाओ, बस एक बार पूछ लेना मुझसे। नेहा की आंखें भर आई, उसने शारदा के पांव छू लिए। शुक्रिया माँ जी, और ये मोमोज मुझे भी दो, देखे तो कैसे होते हैं। सब हंस पड़े। उस रात के बाद उस घर में सब कुछ बदल गया था। शारदा ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली की और नेहा और मीना ने भी घर को अपना समझना शुरू किया। रसोई अब भी शारदा की थी, पर उसमें तीनों के हाथों का स्वाद मिलने लगा था और कमरे में बंद होकर खाने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब वो घर सच में उनका भी था।